अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आई एम मोहम्मद जावेद हाशमी और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए थर्ड लेक्चर लेकर एजुकेटर्स प्रिपरेशन का। तो आज जो हमने स्टडी करना है वो हमने आज डिस्टेंस के मुतालिक स्टडी करना है और हमने स्टडी करना है टाइम के मुतालिक। अब डिस्टेंस के हवाले से हम क्या करेंगे? एक तो हम ये देखेंगे कि किलोमीटर का देखेंगे। किलोमीटर किलोमीटर से स्टडी करेंगे तो हमें पता है जो 1 किलोमीटर होता है वो होगा 1000 मीटर के इक्वल। लेकिन अगर इनमें से अगर हम 1 मीटर ले लें तो 1 मीटर जो होगा वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अगर हम 1 सेंटीमीटर ले लें तो जो 1 सेंटीमीटर होगा वो होगा 10 मिलीमीटर के इक्वल। ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं किलोमीटर मीटर और सेंटीमीटर के बिटवीन, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। और फिर बात आती है उसकी टाइम की। टाइम में क्या होगा? उसमें आवर होगा, मिनट्स होंगे और उसमें क्या होगा? सेकंड होंगे। ये चीजें होंगी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो इसमें अगर आप जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट MCQ देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही पूछा गया कि अगर 1 मीटर हो तो उसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो उसमें कितने होंगे? 100 सेंटीमीटर होंगे। उससे सेकंड जो हमारे पास MCQ उसमें है 1 किलोमीटर होगा तो वो कितने मीटर के इक्वल होगा? वो 1000 मीटर के इक्वल होगा। इसी तरह जैसे सेंटीमीटर की बात हो रही है तो जो भी सेंटीमीटर हैं उनको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि उनको हम हंड्रेड पर हमें क्या करना होगा? उसको डिवाइड करना होगा। तो जब हम इसको 100 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा। ये बात इसी तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये आप इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप इनको स्टडी कर लेंगे और इसको रेडी कर लेंगे इन MCQs को। उसके बाद ये लिखा हुआ कि वन जो सेंटीग्रेड होता है तो उसका ये लिखा हुआ कि 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32 के इक्वल होता है। कि अगर हमें कोई क्वांटिटी फ़ारेनहाइट में दी जाए तो हम उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का हमारे पास एक ये फार्मूला है। ये तो इसको भी आप स्टडी कर लेंगे। इन बस ये हमने MCQs क्या करने हैं कि रेडी करने हैं। अब इसमें वही क्या करते हैं कि वही सेंटीग्रेड की, फ़ारेनहाइट की और उसके बाद मीटर की, किलोमीटर की, वही चीजें हैं और कुछ नहीं है। और ये पूरी एक्सरसाइज जो आप लोगों ने करनी है। उसके बाद आ जाता है जो न्यूट्री मेथड। तो इसमें बस यही जैसे कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास एक पेन है तो उसकी क्या कहते हैं कि प्राइस इतनी है तो 15 पेन की कितने होगी? जाहिर है हम उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह के ये ना छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं। ये डेली लाइफ की प्रॉब्लम जो होती हैं छोटी मोटी उनको सोल्व करने के ये फार्मूले हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट की बात होगी, कास्ट की बात होगी और इस तरह के छोटे मोटे फार्मूले। अब आते हैं रेशो पर। रेशो क्या होती है? रेशो ये होता है कि दो क्वांटिटीज के दरमियान एक जो ताल्लुक रिलेशन होता है उसको रेशो कहते हैं। और वो रेशो किसी खास खूबी पर होती है, किसी बुराई पर हो सकती है, किसी खास चीज की वजह से वो हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि रेशो, तो जैसे कि अगर हम क्या कहते हैं कि इसको मैं थोड़ा पेज को बड़ा कर लेता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास अली है, अली है
और एक मैं दूसरा ले लेता हूँ कि हमारे पास अफनान है, कोई मतलब कोई दो स्टूडेंट हैं, अफनान है। अब इनके दरमियान एक रेशियो है, एक ताल्लुक है। वो क्या है कि जो इनकी पर्सनैलिटी में क्या करता है कि एक डिफरेंस पैदा करता है। मैं ये कहता हूँ कि अली जो है उसने मार्क्स लिए हैं 80 आउट ऑफ 100, और इसने मार्क्स लिए हैं 60। अब यहाँ पर क्या है कि इनमें रेशियो है, ये 80 और 60 की रेशियो है। अगर इसको हम रिड्यूस करें तो छोटे से छोटे लेवल पर इस रेशियो को लेके आ सकते हैं। जैसे कि दोनों को 20 पर डिवाइड कर दें तो 4 और 3 आ जाएगा। इनमें जो रेशियो है वो 4 और 3 की है, कि अगर अली 4 मार्क्स लेगा तो अफनान कितने लेगा, 3 लेगा। ये रेशियो, ये इनके दरमियान एक रिलेशन है। तो रेशियो क्या होती है, दो क्वांटिटीज के दरमियान एक खास वजह के लिहाज से एक रेशियो होती है। ये रेशियो है, ये देखें, अगर हम ये देखें, ये रेशियो है, ये रेशियो है, एक बार रुकिए, ये रेशियो है। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर दो रेशियोज बराबर हो जाएं तो उनके दरमियान जो इक्वलिटी की जो रिलेशन होता है उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, और उसको यूं जाहिर किया जाता है। ये देखें यहाँ पर, ये एक रेशियो है, हमारी दो रेशियो जो थी, और एक ये रेशियो, इनके दरमियान बराबरी लगा दें या ये 4 डॉट्स लगा दें। ये क्या होता है कि ये प्रोपोर्शन कहलाता है, दो रेशियो के दरमियान बराबरी जो होती है। इसको सोल्व करने के लिए एक हमारे पास होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ये क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब वो क्या होता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से सेकंड भी इंक्रीज हो जाए, या फिर एक के डिक्रीज होने से सेकंड भी डिक्रीज हो जाए। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। लेकिन अगर उलट हो जाए, एक के कम होने से दूसरी ज्यादा हो जाए, या एक के ज्यादा होने से दूसरी कम हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। ये आगे जाकर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखें, अब आप यहाँ पर देखें तो एक लेबर हमने लगाई है काम के लिए, और डेज लगाए कितने दिनों में काम करेगी। अगर हम लेबर लगाएं 15 हमारे पास मैसन्स हो, तो वो क्या करेंगे कि वो 16 दिन में काम करेंगे, तो वो उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम 20 लगा लें तो जाहिरन बात है कि दिन फिर कम हो जाएंगे, क्योंकि तादाद ज्यादा है काम करने वालों की, दिन कम ही लगेंगे। तो इसको क्या कहते हैं कि इनके दरमियान भी एक प्रोपोर्शन है, एक रेशो एक रेशो ये है। लेबर के दरमियान 15 और 20 की है, एक डेज के दरमियान रेशियो है। अब इनके दरमियान में प्रोपोर्शन क्या है कि इनवर्सली है, क्योंकि लेबर जितनी कम होगी, ये जितनी कम हो रही है डेज उतने ज्यादा बढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पर तो लेबर क्या थी कि लेबर इंक्रीज कर रही थी। ये देखें कि लेबर जितनी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज हो रही है ना 15 से 20, डेज उतने रिड्यूस हो जाएंगे इस तरह से। लेकिन एरो अगर उधर उन्होंने इस तरह लगाया तो फिर एरो आप इधर उलट लगा सकते हैं लेबर की तरफ। इनके अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एरो हमने उलट लगाना है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो फिर हम एरो जो है एक जैसा लगाएंगे, कि अगर ये इंक्रीज कर रही है, इसके इंक्रीज करने से वो इंक्रीज कर रही है, तो फिर हम अप एरो लगाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि इनको सोल्व करने के लिए आ, हम इस यहाँ पर आपको मैं सोल्व करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इनको सोल्व करने के लिए कैसे करने, पहले हमने ये एरो, इसको छोड़ो जो लगा है, मेरे एरो को नोट करो। लेबर बढ़ने से दिन कम हो रहे हैं तो ये डाउन एरो लगेगा। तो जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है वो हमने ऊपर लिखना है, और जहां तक एरो जा रहा है वो हमने नीचे लिखना है। मतलब ये हमारे पास एक फ्रैक्शन बन जाएगा। ये राइट हैंड साइड से भी एरो जहां से 16 से शुरू हो रहा है और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखना है, और इन दो फ्रैक्शन को इक्वल कर देना। बाकी आप इनको सोल्व करना जानते हैं अच्छी तरह से, इनको आप सोल्व कर पाएंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। आपने बस डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिहाज से इनको सोल्व करना होगा। ये आप इनको सोल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो जो मीन्स होती हैं, ये दरमियान 7 और 6 है, ये मीन्स कहलाते हैं। और जो एक्सटर्नल है 2 और 2, वो एक्सट्रीम्स कहलाती हैं। इनको हम मल्टीप्लाई करके इनको इक्वल कर दें तो इस तरह से भी हम इनको सोल्व कर सकते हैं। बाकी आप इनके दरमियान इक्वल भी लगा दें, इनको फ्रैक्शन में लिख दें, फिर भी आप सोल्व कर सकते हैं।
तो ये बाकी सारे मेथड आप देख सकते हैं, क्योंकि हम मैथमेटिशियन हैं तो हम इनको सोल्व कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगा, डाटा दिया जाएगा, तो उसको हम क्या ग्राफ की शक्ल में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मीन निकालने का बताया गया, मीन किस तरह से निकाला जाता है, एवरेज किस तरह से निकाली जाती है, इसको आप जानते भी हैं। और थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटीज हो उनको हम सम कर लें, और जितनी क्वांटिटीज हैं उस नंबर पर उसको डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। या फिर इसको क्या कहते हैं कि अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो इस तरह से जैसे हमारे पास ये क्वांटिटीज दी गई हैं, इनको प्लस कर लिया, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 पर डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये क्या एवरेज आ गया। एवरेज निकालने का फार्मूला है। बाकी इसको ग्राफिकली भी दिखाया जाता है, दिखाया जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं। अब जैसे कि ये देखें कि क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3, क्लास 4 है, और उसके पास स्टूडेंट्स का बताया गया, फेल का बताया गया, टोटल का बताया गया। तो इस तरह से आप क्या है कि ये अलहदा अलहदा इनको क्या क्या बताया गया सारा कुछ। और यहाँ पर वो उसका डिजिट लगाई गई है, यहाँ पर वैल्यू लगाई गई है कि यहाँ पर हम फेल चेक कर सकते हैं, पास कर चेक कर सकते हैं, टोटल चेक कर सकते हैं। उनको कलर की शक्ल में दिखाया है, लेकिन यहाँ पर कलर जो है वो यहाँ पर नुमाया नजर नहीं आ रहा। तो ये 3 बार हैं, एक टोटल को जाहिर कर, एक फेल को जाहिर कर, एक पास को जाहिर कर रहा है। तो आप इस ग्राफ को भी पढ़ सकते हैं। ये ग्राफ्स पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज भी करेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल ये है कि अगर हमारे पास कोई दो लाइंस हो, अगर वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, अगर वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाली, तो उनके दरमियान जो एंगल्स बनेंगे वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हाँ, ये इसको हम रेज भी कहते हैं। ये ए रे है और ये बी रे है। तो उसके बाद वर्टेक्स है। वर्टेक्स उसको कहते हैं कि जब वो दो रेज जो होती हैं किसी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर जाती हैं, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स, ये वर्टेक्स ओ है, उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। और ये ए ओ ए भी आर्म है और ओ बी भी आर्म है, इसको आर्म भी बोलते हैं। इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं, इतने को मुश्किल नहीं है। अब कंप्लीमेंट्री एंगल्स को भी आप जानते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं कि अगर उनको सम कर दें तो उनके सम होने से क्या है कि एक 90 एंगल बने। जैसे एक एंगल ये, एक एंगल ये, इनको दोनों को प्लस कर दें, उनका प्लस होके वो क्या 90 बने, तो इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसके बाद सप्लीमेंट्री के एंगल भी दिया है कि उनको सम होके क्या बने, कि 180 बने, तो 2 एंगल दो। इस तरह से आप इनको, मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा था कि ताकि आप इसको आराम से खुद पढ़ें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कल पूछ सकते हैं। उसके बाद ये आप जो इनको आप रीड करें, इतना मुश्किल, इतना ट्रिकी नहीं है। एक्यूट एंगल का बताया गया है, राइट एंगल का बताया गया है। आप जानते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। इट इज नॉट मच डिफिकल्ट। फिर ट्रेपजियम क्या होता है कि उसकी 2 साइड तो बिल्कुल पैरेलल होती हैं, लेकिन चारों साइड्स बराबर नहीं होते। एक पैरेललोग्राम होता है, एक पैरेललोग्राम तो नहीं कह सकते, क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इस तरह एक काइट होता है, इस तरह की शेप्स हैं, ये सारी आप लोगों ने क्या करनी है, रीड करनी है। और इसकी जो भी है मतलब इसकी ज्योमेट्री का जो चैप्टर आपने इसको रेडी करना है। तो पेरीमीटर और किसका आ जाता है, एरिया का आ जाता है। अगर हमारे पास कुछ क्या कहते हैं कि ऐसी शेप हो, अगर हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास 4 साइड वाली अगर ऐसी शेप हो कि उसकी चारों साइडें बराबर हों, तो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं और उसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। लेकिन चारों साइडें ना भी बराबर हों तो फिर भी हम एरिया और पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं। इनके फार्मूले डिफरेंट हैं, पेरीमीटर का फार्मूला और है और एरिया का फार्मूला और है। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है कि जब हमारे पास चारों साइडें बराबर हों, उसके लिए जो एरिया का फार्मूला होगा वो ये होगा कि अगर हमारे पास कोई साइड है तो उसको हम एक्स क्या ले लेंगे, कि चारों साइडें एक जैसी हैं। लेकिन चारों साइडें अगर एक जैसी नहीं है, फिर एरिया क्या होगा,
फिर एरिया यूं होगा कि हम यूं ले लेंगे 2x + 2y ले लेंगे, ये इसका एरिया होगा। और पेरीमीटर क्या, कि चारों साइड को हमने क्या करना है, उनको क्या करना है कि उनको प्लस कर लेना है। बाकी आप इनके फार्मूले जानते हैं। तो आप लोगों ने ये सारे जो है ये चीजें आपने क्या करनी, रीड कर लें, जितना भी मटेरियल दिया गया है माशाल्लाह बहुत अच्छा मटेरियल है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो हमारा जो ये फिफ्थ, जो हमारा 5 ग्रेड का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने जा रहा है। मुझे लगता है कि हम ज्यादा आगे आ चुके हैं। जी। तो यहाँ पर हमारा सिलेबस क्या होता है, खत्म हो जाता है यहाँ पर ये 5 ग्रेड का। इंशाल्लाह ताला हम कल जो है वो 6 ग्रेड का सिलेबस को उसको हम क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। अगर आज के लेक्चर में से कोई किसी का क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके वेल, चलो ठीक है, हम आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं। आप अपनी तैयारी रखें और इंशाल्लाह ताला एजुकेटर्स की जॉब्स आएंगी, उसमें जो टेस्ट होगा उसमें अच्छे से परफॉर्म करने के काबिल बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।